हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करंट एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। कल संडे होने की वजह से आज करंट अफेयर्स थोड़े कम हैं, लेकिन हाँ जो भी है इम्पोर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। आज का हमारा पहला टॉपिक है खबरों में अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्यों खबरों में है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो, एक अखबार में नहीं, कई सारे न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि मैं भी इसे कवर करूं। तो ध्यान से सुनिए क्या है खबरों में अविश्वास प्रस्ताव। हुआ क्या है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। यानी कि वहां के स्पीकर ने इसको स्वीकार कर लिया है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव है क्या। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव संसदीय नियंत्रण का एक साधन है, जिससे कि संसद सरकार के ऊपर नियंत्रण बना सके, वैसा एक साधन है क्या, अविश्वास प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब है क्या, इसे मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। यानी कि जो इसे लेकर कौन आता है, तो मेनली अपोजिशन पार्टियां लाती हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में ये लाया जाता है। याद रखिएगा। अब देखो हुआ क्या है, स्पीकर के द्वारा अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को सदन में बहुमत साबित करना होता है। अगर यह बहुमत नहीं दिखा पाते हैं, यहाँ पे पाते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो होगा क्या कि मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को सदन में अपना बहुमत दिखाना पड़ेगा। अगर वो बहुमत नहीं दिखा पाते, अगर उनके पास एक निश्चित संख्या नहीं होती है, आधे से एक अधिक संख्या नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या देना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार भंग हो जाती है। अब हम यहीं पर समझ लेते हैं ये किन स्थिति में लाया जाता है और कहां लाया जाता है। तो यहां पर मैंने एक कटआउट लगाया हुआ है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक का। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 2 प्रस्ताव हैं। सबसे पहले आप यहां पे समझिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। देखो, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। यानी कि ये कारण बताना नहीं है कि क्यों लाया जा रहा है, किस लिए लाया जा रहा है, इसके लिए कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यानी कि यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, क्या, अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा, यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि क्या सरकार के पास अपना विश्वास मत है या फिर नहीं है। अगर विश्वास मत नहीं है तो सरकार को रिजाइन देना पड़ता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सरकार का ही कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति इसे अविश्वास प्रस्ताव को ला सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही दूसरा प्रस्ताव होता है जिसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। ठीक है, समझ लेते हैं जो क्या है, निंदा प्रस्ताव। अब ये निंदा प्रस्ताव क्या है, हमें ये जानना है, ध्यान से सुनो। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। यानी कि ये बिल्ली सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, और ये इसका कारण बताना जरूरी है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यानी कि ये किसी मंत्री के भी विरुद्ध लाया जा सकता है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध लाया जा सकता है, या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। यानी कि कोई सरकार का कोई काम है जिसे विपक्ष को पसंद नहीं आया, तो विपक्ष इस सिचुएशन में निंदा प्रस्ताव लेकर आती है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। यानी कि इस सिचुएशन में, निंदा प्रस्ताव के सिचुएशन में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे द हिंदू का कटआउट है, आप देख सकते हैं, कांग्रेस टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा। ये न्यूज में था। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का है, देखो ये, कांग्रेस मूव्स नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट खट्टर गवर्नमेंट इन हरियाणा। तो इस तरह कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था, तो यहां पर इसको कवर किया गया अच्छे से। मैं बाद में इसके क्वेश्चन भी पूछूंगा, सो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मोच हटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप। क्या है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये ऐप उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। देखिए, वर्तमान में हर सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हर सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल गतिविधियों का लाभ उठाकर नागरिकों को अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड की जा सके। इसलिए ये
उड़ीसा सरकार ने मो छटुआ और ई कलिका मोबाइल ऐप की लॉन्च किया है। अब ये दोनों ऐप है क्या? मो छटुआ, छटुआ का मतलब होता है राशन, ठीक है, याद रखिएगा राशन। यह पीडीएस दुकानों की निगरानी से संबंधित है। यह ऐप की सहायता से पीडीएस दुकानों की निगरानी की जाएगी, यानी कि जहां से राशन मिलता है उन दुकानों की निगरानी के लिए मो छटुआ ऐप लाया गया। जबकि ई कलिका ऐप यह बच्चों को क्रैच की सुविधा देने से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे छोटे बच्चों को क्रैच की सुविधा देने से संबंधित ये ऐप है। दो याद रखिएगा, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बस हाँ दिमाग में रहेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे देखिए, एप्स पोर्टल लॉन्च फॉर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये उड़ीसा के चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है, ये वहां के नवीन पटनायक की हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर 3 मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें एक मो छुटुआ है और ई कलिका इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ममता ऐप भी है, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेने। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है नाइजीरिया के सुरक्षा सलाहकार का भारत दौरा। हाल में क्या हुआ है कि नाइजीरिया के जो एनएसए हैं, जिनका नाम है बाबूगना मोगनो, ठीक है, बाबूगना मोगनो ने भारत का दौरा किया और इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री तथा भारत के एनएसए के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा की कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे जिससे कि आतंकवाद को हराया जा सके, ठीक है। तो इससे ज्यादा हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि नाइजीरिया वर्ल्ड मैप में कहां है। देखो ये है वर्ल्ड मैप, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे, और ये है नाइजीरिया, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये है नाइजीरिया। अब जरा इसे बड़े मैप में समझ लेते हैं नाइजीरिया। और आपको याद रखना है यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी के जस्ट साइड में है नाइजीरिया, और आपको याद रखना है ये समंदर से अपनी सीमाएं टच करता है। तो देख लेते हैं इसको बड़े मैप में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए साउथ एशिया मेंटोर का ये आर्टिकल है, इंडिया नाइजीरिया होल्ड काउंटर टेररिज्म डायलॉग, और यहाँ पे देखिए जो इनके एनएसए हैं जिनका नाम है बाबागुना मोनागो मोगुनु, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है विजिटेड इन न्यू दिल्ली फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलते हैं अगले टॉपिक पे, पहले नाइजीरिया को देख लेते हैं। देखिए नाइजीरिया यहाँ पे ये क्या है, बाइट ऑफ बेनिन है, यानी गिनी की खाड़ी है यहाँ पे, और ये बेनिन के साथ, नाइजर के साथ, इसके अलावा चाड के साथ, कैमरून के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये समंदर से टच हो रहा है। और आपको याद रखना है कि यहीं से कौन सी हवाएं चलती हैं, यहाँ से डॉक्टर पवन चलती हैं, ठीक है, डॉक्टर हवाएं चलती हैं जो यहाँ से जाते हो गिनी की खाड़ी से अच्छी वो लेके ठंडाई लेके यहाँ पर जाके मौसम को सुहावना बना देती हैं। इसकी वजह से इनको डॉक्टर पवन कहा जाता है। तो अच्छे से याद रख लेना है आपको क्या नाइजीरिया के बारे में। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अजूबा, क्या है, अबूजा इसकी राजधानी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है देसीकन भवन। क्या है ये, आईसीएमआर तथा आईजेआईएल के नए अनुसंधान भवन का उद्घाटन आगरा में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने किया। यह क्या है, एक अनुसंधान भवन है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, खबरों में रहा देसीकन भवन का संबंध किससे है, तो ये एक तरीके का अनुसंधान भवन है जिसे हाल में ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। इंग्लिश में भी यही लिखा है, द न्यू रिसर्च बिल्डिंग ऑफ आईसीएमआर एंड NJIL was inaugurated by यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन इन आगरा। यहाँ पे भी लिखा है, आप ये देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगरा में ICMR, NJIL और OMD के नए अनुसंधान भवन देसीकन भवन का उद्घाटन किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कटआउट लगाया हुआ है मैंने। अब छोटी खबरें हैं कुछ जो ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ न्यूज में थी तो मैंने सोचा कवर की जाए। जैसे स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना, ये हाल में ही जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा अपने स्टूडेंट्स के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कि स्टूडेंट को बीमा सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। ये इसलिए जम्मू कश्मीर के द्वारा लाई गई है। फ्लावर प्रसंस्करण केंद्र यानी कि फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर कहां पे खोला गया है, तो बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में इसको खोला गया है। याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान इस फ्लावर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, कोई खरीदने वाला नहीं मिला था। तो ऐसे में किसानों को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो किसानों को लॉस ना हो, किसानों की आय बढ़िया बनी रहे और जो फ्लावर है उनको बचाया जा सके, इसलिए इस फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए फ्लावर प्रसंस्करण केंद्र कर्नाटक में बनाया जा रहा है। इसके अलावा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर ये गोरखपुर में है। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी खबरें याद रख लेनी है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, यहाँ पे लिखा है जम्मू कश्मीर लॉन्च स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है।
उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेट अप फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आज मैंने क्वेश्चन लगाना मेरे को याद नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में किसी में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको ये चीजें सही लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो वही करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े, ग्रोथ करे और हम ऐसे ही खबरें आपको लाते रहें जो परीक्षा के लिहाज से ओरिएंटेड हो और कोई घुमा फिरा के बातें नहीं कही जाए, सीधे टॉपिक पर हम बात करें। तो ऐसे ही सब चलता रहे, तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। और हाँ, मैं दो बातें बोल रहा था, एक बात मैं बोलने वाला था कि आज मैं वीडियो लेके आने वाला हूं पॉलिटी स्पेशल, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। बहुत अच्छे से जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियो और आएगी। तो 2 वीडियो में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।